दबे कुचले लोग अपनी आवाज उठाने से भी डरते थे। उनके राइट्स छीने जाते थे। सोसाइटी को एक नई दिशा दिखाने आया था। वो महापुरुष थे ज्योतिबा फुले। जाने वाले अत्याचारों ने उनके मन को झकझोर दिया आया कि कैसे सदियों से दलितों और पिछड़ों को गुलाम बनाकर रखने पर मजबूर कर दिया। लोगों ने पहली बार जाति व्यवस्था की बुराइयों को समझना शुरू किया। इस किताब में उन्होंने शूद्रों और अछूतों की दुर्दशा का मार्मिक वर्णन किया है। उन्होंने समाज से अपील की कि इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। उन्होंने बताया कि कैसे इन वर्गों के लोगों को इंसान तक नहीं समझ, इन्हें गंदे नाले साफ करने, जानवरों की खाल उतारने जैसे घृणित काम करने पड़ते। चाहते थे कि ये वर्ग भी PIH लिखकर अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। उन्होंने किसानों, मजदूरों और महिलाओं को संगठित होकर अपने हक के लिए लड़ने का संदेश दिया। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमें जातिवाद, छुआछूत और हर तरह के भेदभाव के खिलाफ लड़ना। आइए जानते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले के इस सफर को। गुलामगिरी, ज्योतिराव और ढोंडेरा। परिच्छेद 14। यूरोपियन कर्मचारियों का निष्क्रिय बनना। सामंतों, ब्राह्मण खोत का वर्चस्व। पेंशन लेकर सरकारी नौकरी से मुक्त हुए यूरोपियन कर्मचारियों ने सरकार के दरबार में गांव-गांव की हकीकत बताने की आवश्यकता, धर्म और जाति के अहंकार आदि के संबंध में। तात, यदि इस प्रकार के अनर्थ सभी सरकारी विभागों में ब्राह्मण कर्मचारियों का वर्चस्व होने की वजह से हो रहा हो, तो यूरोपियन कलेक्टर वहां बैठकर क्या कर रहे हैं? वे तमाम ब्राह्मणों की लुच्चागिरी के संबंध में सरकार को रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? अरे, इन ब्राह्मण कर्मचारियों के इस रवैये के कारण उनके टेबल पर इतना काम पड़ा हुआ रहता है कि वे लोग उसमें से कुछ जरूरी काम कर लेते हैं और केवल मराठी कागजातों पर दस्तखत करते करते उनके नाक में दम आ जाता है। इसलिए उन बेचारों को इन तमाम अनर्थों की खोजबीन करके उस संबंध में सरकार को रिपोर्ट करने के लिए समय भी कहा है। इतना सब होने पर भी मैं यह सुन रहा हूं कि कोंकण के अधिकांश दयालु यूरोपियन कलेक्टरों ने अज्ञानी शूद्रों पर ब्राह्मण जमींदारों, खोत की ओर से जो जुल्म हो रहा है उसको समाप्त कर देना चाहिए। इसलिए उन्होंने अज्ञानी शूद्रों के पक्ष में स्वयं ब्राह्मण जमींदारों के खोत प्रतिवादी होकर वे सरकार में उस संबंध में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसी समय सभी ब्राह्मण जमींदारों ने, खोतों ने अमरीकी स्लेव, गुलाम होल्डर का अनुकरण करते हुए अपने मतलबी धर्म की सहायता से अज्ञानी, अनपढ़ शूद्रों को सरकार के विरोध में गलत सलत बातें प्रचारित की। इसकी वजह से अधिकांश अज्ञानी शूद्रों ने यूरोपियन कलेक्टरों के विरोध में संघर्ष करने की तैयारी की। उन्होंने सरकार को कहा कि हम लोगों पर ब्राह्मण जमींदारों का, खोतों का जो अधिकार है उसको वैसा ही रहने दो। यहाँ के ब्राह्मण जमींदारों ने, खोतों ने अज्ञानी, अनपढ़ शूद्रों को शैतानों की तरह अपने मुट्ठी में रखा और अपनी इस भोली भाली सरकार को अज्ञानी, अनपढ़ शूद्रों के विरोध में मानसिक रूप से खड़ा कर दिया। ब्राह्मण खोतों की इस तरह की चालबाजी की वजह से उस परहितकारी यूरोपियन कलेक्टर पर किस तरह की स्थिति गुजर रही है, वह देखिए। इस तरह यदि अज्ञानी शूद्र लोग ब्राह्मणों के बहकावे में आकर अपना चारों ओर से नुकसान कर लेते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। इसी तरह से आगे किसी समय उन्होंने ब्राह्मणों के बहकावे में आकर सरकार के विरोध में अपना हाथ खड़ा किया, तब उनकी बड़ी हानि होगी। क्योंकि शूद्रों को ब्राह्मण पंडितों, पुरोहितों की दास्ता से मुक्त होने का इस तरह का अच्छा मौका पुनः प्राप्त होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए शूद्रों के हाथ से इस तरह का अनर्थ न हो, इसलिए आपको कुछ उपाय सूझ रहे हों तो एक बार जाकर अपनी दयालु सरकार को समझाकर देखिए। क्योंकि अज्ञानी, अनपढ़ शूद्रों को बताने से कोई फायदा नहीं। यदि इसके उपरांत भी शूद्र समाज के लोग मूर्ख ही बने रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आप भी स्वयं क्या करेंगे? इसके लिए उपाय के तौर पर मेरा यह भी कहना नहीं है कि अपनी दयालु सरकार ने सबसे पहले ब्राह्मण समाज की जन संख्या के अनुपात में सभी विभागों में ब्राह्मण कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि यदि उसी अनुपात में शेष सभी जातियों के कर्मचारी न मिलते हों तो सरकार ने उनके स्थान पर केवल यूरोपियन कर्मचारियों की नियुक्तियां करनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि सभी ब्राह्मण कर्मचारियों को सरकार और अज्ञानी शूद्रों का इतना नुकसान करने का मौका भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि
सरकार ने केवल उन यूरोपियन कलेक्टरों को जिनको अच्छी तरह से महाराष्ट्र भाषा, मराठी भाषा बोलना आता है, उन सभी को उम्र भर के लिए पेंशन देकर उनको वही तमाम गांव खेड़ों में रहने वाले अज्ञानी, अनपढ़, डरपोक और ब्राह्मण पंडित पुरोहितों के हाथ के खिलौने बने हुए शूद्रों में मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उनके द्वारा सभी ब्राह्मण कुलकर्णी आदि कर्मचारियों की चालाकी पर कड़ी नजर रखना चाहिए। उनके पेंशन प्राप्त अधिकारियों के द्वारा हमेशा वहां की छोटी मोटी गतिविधियों पर रिपोर्ट मंगवानी चाहिए। उसका परिणाम यह होगा कि यहाँ के सरकारी शिक्षा विभाग के ब्राह्मण कर्मचारियों की लुभावनी चालाकी का पर्दाफाश हो जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि पिछले कुछ दिनों से सारे शिक्षा विभाग की जो भी दुर्दशा हुई है उसका पूरी तरह से बंदोबस्त हो जाएगा और तमाम अज्ञानी शोषित शूद्रों को यथार्थ का पता चलते ही वे लोग इन ब्राह्मण पुरोहितों के कुतर्की अधिकारों का पूरी तरह से निषेध करेंगे और ये अज्ञानी शूद्र लोग अपनी रानी सरकार के उपकारों को भी भूलेंगे नहीं, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि हम शूद्रों के गले में सदियों से इन ब्राह्मण पंडित पुरोहितों के द्वारा बांधी गई गुलामी की जंजीरें जल्दी ही किसी के द्वारा खुल जाना संभव नहीं है। तात, फिर आप अपने बचपन में अखाड़े खेलने और निशाने पर गोली दागने की कसरत किस लिए कर रहे थे? अपने दयालु अंग्रेज सरकार को मार भगाने के लिए। तात, लेकिन आपने इस तरह की दुष्ट मसलहत कहाँ से सीखी? 4 पढ़े लिखे सुधरे हुए ब्राह्मण विद्वानों से लेकर आज के सुधारवादी, लेकिन घर में चूल्हे के पास ब्राह्मणों तक सभी लोग इसका कारण यह बताते हैं कि अपने में ही अधिकांश जाति के लोग अपने अनादिसिद्ध धर्म के बारे में अज्ञानी हैं, इसलिए अपने सभी लोगों की एकता समाप्त हो गई। इसी की वजह से अपने में ही कई प्रकार के जातिभेद पैदा हो गए। अपने में ही इस तरह का बिखराव आने की वजह से अपना राजकाज अंग्रेजों के हाथ में चला गया और वे लोग अब अपने अज्ञानी भोले भाले लोगों का अपने देश के प्रति जो अभिमान है वह समाप्त हो, इसलिए वे लोग उनको अपने मतलबी धर्म के आधार दिखाकर अपने गुरु भाई, धर्म बंधु बना रहे हैं। इसलिए हम सभी जाति के लोगों ने अपनी एकता कायम किए बगैर इन अंग्रेज लोगों को अपने देश से निकाल बाहर करने की शक्ति हम लोगों में आएगी नहीं और उस तरह किए बगैर हम सब लोगों को अपने अनादिसिद्ध धर्म में आवश्यक परिवर्तन करके हम सभी लोगों की पूरी तरह एकता किए बगैर हम लोगों को अमेरिकी, फ्रांस और रशियन लोगों की बराबरी में आना कदापि संभव नहीं है। इस तरह उन्होंने मुझे टॉम स्पेंस आदि ग्रंथकारों की किताबों के कई वाक्य उदाहरण स्वरूप देकर सिद्ध करके दिखाए हैं। इसी की वजह से मैं उस तरह से मूर्खतापूर्ण आचार कुछ दिनों तक मेरे बचपन में मैं करता था, लेकिन बाद में मैं जब उन्हीं ग्रंथों के सहारे गंभीर रूप से सोचने लगा तब कहीं उन पढ़े लिखे ब्राह्मणों के मतलबी मलमपट्टी का सही अर्थ मेरे ध्यान में आया। वह सही अर्थ यह है कि हम सभी शूद्र लोग अंग्रेजों के गुरु भाई, धर्म बंधु होते ही हम लोग उनके पूर्वजों के तमाम ग्रंथों का, धर्म शास्त्रों का निषेध करेंगे और उससे उनके जाति अहंकार को ठेस पहुंचेगी। उसी प्रकार उसका तुरंत परिणाम यह होगा कि उनके हर हरामी लोगों को हम शूद्रों के श्रम की रोटियां खाने को नहीं मिलेंगी। उसी प्रकार ब्रह्मा के बाप को भी यह कहने की हिम्मत नहीं होगी कि शूद्रों से ब्राह्मण ऊंचे वर्ण के हैं। अरे, जिन लोगों के मूल पूर्वजों को ही देशाभिमान शब्द बिल्कुल मालूम नहीं था, फिर उन लोगों ने उस शब्द का इस तरह से अर्थ किया, इसके लिए हमको बहुत आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंग्रेज लोगों ने वास्तव में वह बलि राजा आने के पहले देशाभिमान शब्द का अर्थ ग्रीक लोगों से पढ़ा था। लेकिन बाद में जब वे उस बलि राजा के अनुयायी हुए, तब से उनमें यह सद्गुण इतना बढ़ा कि उनकी बराबरी अन्य किसी भी धर्म का स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं कर सकता था। यदि उनको देखना ही है तब उन्होंने अपने में से अमेरिका के बलि राजा के मतानुयायी जॉर्ज वाशिंगटन की तुलना योग्यता का आदमी दिखाना चाहिए। यदि शायद उनसे ऐसे महापुरुष की योग्यता का आदमी दिखाना संभव न हो तब उन्होंने फ्रांस के बलि राजा के मतानुयायी लफेटे की योग्यता का आदमी दिखाना चाहिए, जिसके कारण उनको कोई कुतर्की लोग नहीं कहेगा। अरे, यदि इन पढ़े लिखे विद्वानों के पूर्वजों को स्वदेशाभिमान वास्तव में मालूम होता तो उन्होंने अपनी किताबों में
अपने धर्मशास्त्रों में अपने ही देशबंधुओं शूद्रों को पशु से भी नीच समझने के बारे में लेख नहीं लिखे होते। वे ब्राह्मण पंडित पुरोहित वर्ग के लोग मैला खाने वाले पशु का गोमूत्र पीकर पवित्र होते हैं, लेकिन वे ब्राह्मण शूद्रों के हाथ का साफ सुथरे झरने का पानी पीने से अपने आप को अपवित्र समझते हैं। देखिए, इन पढ़े लिखे विद्वानों के पूर्वजों ने ग्रीशियन लोगों के पवित्र देशाभिमान के विरुद्ध उपस्थित किया हुआ अपवित्र देशाभिमान हमको यदि किसी की बदौलत समझा होगा तो वह अंग्रेजों की बदौलत। और ऐसे परोपकारी लोगों को मतलब हम सभी को ब्राह्मण विद्वानों की गुलामी से मुक्त करने वाले लोगों को अपने देश से भगा देने की उन ब्राह्मण विद्वानों की कसरत में ऐसा कौन है जो शामिल होना चाहेगा? अरे ऐसा कौन मूर्ख आदमी है कि जो अपने रक्षकों के विरुद्ध ही अपना हथियार उठाने की हिम्मत करेगा? लेकिन मैं तुमको इतना स्पष्ट रूप से बता देता चाहता हूं कि अंग्रेज लोग आज हैं, कल नहीं रहेंगे। वे लोग हमेशा हमेशा के लिए हम लोगों का साथ करेंगे ऐसी भी बात नहीं है। इसलिए जब तक उन अंग्रेज लोगों की सत्ता इस देश में है तब तक हम सभी शूद्र लोगों ने जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी ब्राह्मण पंडित पुरोहितों की परंपरागत धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक गुलामी से मुक्त होना चाहिए। और इसी में हम सभी की बुद्धिमानी है। भगवान ने एक बार शूद्रों पर दया करके अंग्रेज बहादुरों के हाथ से ब्राह्मण नाना साहेब पेशवा के विद्रोह को चकनाचूर कर दिया, इसलिए अच्छा हुआ, वरना उन शादावल के लिंग के इर्द गिर्द रुद्र करने वाले पढ़ लिखे ब्राह्मणों ने आज तक कई महारों को ब्राह्मणी ढंग की धोती पहनने की वजह से या कीर्तनों में संस्कृत श्लोकों का पठन पाठन करने की वजह से काला पानी दिखा दिया होता, इसमें कोई संदेह नहीं। संदर्भ: महाराष्ट्र में मराठा शासन काल में और खास तौर पर पेशवाई के काल में खोती पद्धति का उदय हुआ है। उसमें खोत ब्राह्मण होता था जो एक गांव और इस तरह कई गांवों की भूमि का स्वामी होता था। इस खोत का काम यही था कि शूद्रों को जमीन जोतने बोने के लिए देना और फसल के समय किसानों से 3/4 अनाज जबरन ले लेना। शूद्र किसानों पर इसका अपना वर्चस्व चलता था। इतना ही नहीं बल्कि यह भी कहा जाता है कि शूद्र किसानों की बहुओं को शादी के बाद की पहली रात इसी खेत के बंगले पर गुजारनी पड़ती थी। इसलिए इस अमानवीय खोती प्रथा के विरोध में ज्योतिराव फुले से लेकर शाहू महाराज तक सभी ने आवाज बुलंद की थी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बंबई असेंबली में इस खोती प्रथा में विरुद्ध कानून बनवाया था। टॉमस पेन एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी विचारक था। उसके मनुष्य के हक राइट्स ऑफ मैन नाम के ग्रंथ में ज्योतिराव फुले बहुत ही प्रभावित थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें। अगर आप हमारे अपने चैनल साइंस द रियल पर पहले बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।